आपको इतिहास सिखाने का, क्योंकि शायद जो मैं कहने वाला हूँ आप उससे वाकिफ़ हैं। तभी मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उस विषय को यहाँ दोबारा दोहराऊँ। 1938 में जबकि लगा कि फ़िलिस्तीन बनने वाला है, तो जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट के नेतागण थे, उन्होंने 2-4 अहम लोगों को भारत भेजा। एक तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी के सबसे करीब दोस्त थे, एक यहूदी जिसका नाम था हर्मन कालमबाग। पहले उन्होंने सोचा कि इसको भेजें, और क्योंकि गांधी की दोस्ती उनके साथ बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है, तो इसलिए वो उनको मुतमईन कर देंगे कि इजराइल का साथ दें। लेकिन गांधी ने इनकार किया। तो उसके बाद जो उनके सबसे बड़े फिलोसोफर थे, जो कि हमारे एस राधाकृष्णन के समान थे, उनका नाम था मार्टिन बूबर। तो उन्होंने सोचा कि ये कालमबाग दोस्त था, लेकिन एक बड़ा वैज्ञानिक नहीं था, एक बुद्धिजीवी नहीं था, तो हम बूबर को भेजें तो तब वो घुमा देगा गांधी को। और मार्टिन बूबर आए और गांधी ने उनकी बात सुनी, और फिर उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप में कि फिलिस्तीन अरबों का है, उसी आधार पर जिससे कि इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। Palestine belongs to the Arabs, as England belongs to the English and France to the French. क्यों उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस का जिक्र किया? क्योंकि पहले महायुद्ध के पश्चात फ्रांस और ब्रिटेन, जो सबसे बड़े साम्राज्य को चलाते थे विश्व में, उन्होंने जो अरब हिस्सा था तुर्किश साम्राज्य का, उसको आपस में बांट दिया। कुछ हिस्से ब्रिटेन को गए और कुछ हिस्से फ्रांस को गए। तो इसलिए इन दो ममालिकों का नाम लेकर, ये नहीं कि वो अमेरिका की बात करे या जर्मनी का नाम ले या जापान चीन का ले, उन्होंने उन दो शक्तियों का नाम लिया जिन्होंने आपस में अरब देशों को बांट रखा था, इंग्लैंड और फ्रांस, और जो कि षड्यंत्र रचा रहे थे कि अरबों का जो एक हिस्सा है उसको लेकर हमने यहूदियों को दिया, यहूदियों को नहीं, ज़ायोनिस्ट को दिया। तो तब हमारा साम्राज्य खत्म होते पर ही हम यहाँ कब्जा करके इजराइल का इस्तेमाल करके हम अपने प्रभाव को कायम रख पाएंगे। और चर्चिल में खुले आम कहा कि इजराइल इज द फुटस्टेप ऑफ यूरोप इन एशिया। खुले आम कहा, क्योंकि वो उनमें एक अच्छी चीज़ थी कि हालांकि एक लिहाज से वो पागल थे, कम से कम गांधी जैसे जो उनके मन में था वो कहते थे। तो उन्होंने खुले आम और बिल्कुल साफ बता दिया कि इजराइल की हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे वैनगार्ड बनेंगे, कि वो हमारे कठपुतली रहेंगे। और ट्रंप महोदय इसी फलसफा में वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन बजाय इजराइल को अपने कठपुतली रखने का, हमने पिछले 1 साल में देखा है, और ख़ास तौर पर पिछले 1-2 महीने में हमने देखा है कि इजराइल ने अमेरिका को अपना कठपुतली बना दिया है। क्योंकि हकीकत क्या था? हकीकत ये था कि ओमान के जो विदेश मंत्री हैं, जो कि मीडिएशन कर रहे थे जिनीवा में, किनके बीच? एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अरागची, उनका नाम आप भूल जाइए। अमेरिका के जो राजदूत थे वहाँ, एक था स्टीव विटकॉफ,
विटकॉफ का मतलब विट के कॉफ, वो विट नहीं है, विट ऑफ होना चाहिए, विटकॉफ नहीं है। तो विट ऑफ एक तरफ, और फिर ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर, ये दोनों अमेरिका के वफ्द बने, और अराची अकेला था, और इनके बीच में थे ओमान के विदेश मंत्री। तो 26 तारीख को जो बातचीत हो रही थी जिनेवा में, वो ख़त्म हुई। और क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि समझौता पर वो पहुंच चुके थे। और इतना ही रहा कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रहनुमा से जाकर मिले और उनसे कहें कि इस आधार पर हम समझौता कर सकते हैं क्या, और कि विटकॉफ और क्या कहते हैं जारेड कुशनर वो अमेरिका जाए और अपने सास के ससुर से पूछे कि हम समझौता इस आधार पर कर सकते हैं क्या। और क्योंकि लाजमी था कि ईरान के रहनुमा और अमेरिका के प्रेसिडेंट इसको मान लेंगे, ये ओमानी मंत्री ने बहुत बड़ी गलती की इस सत्य को जाहिर करते हैं। क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि अब अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होने वाला है, उसी वक्त इजराइल ने तय किया कि कोई समझौता हो गया हो तो हमारा क्या होगा। तो बिना किसी को कहे 28 तारीख सुबह उन्होंने आक्रमण की ईरान पर, और आक्रमण करते वक्त ये कायरता दिखाई कि उनको पता था कि अयतुल्लाह खamenei और उनके खसूसी जो सलाहकार थे वो 40 लोग जो कि हर क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, उन सब पर एक बम फेंका जाए, एक बम फेंका जाए तो सब के सब हम मार डालेंगे। और सब मर गए, 41 लोग, आयतुल्लाह खamenei और उनके 40 सलाहकार। तो ईरान का नेतृत्व तो क्या रहेगा। और इसलिए हम आसानी से आज के सरकार को हम बदल सकते हैं और अपने ही लोगों को ला सकते हैं। और उन्होंने ईरान के शाह के बेटे को खोज निकाला था कि यही बनेंगे दोबारा महाराजा ईरान के। तो ट्रंप को लगा कि मैं तो पीछे नहीं रह सकता हूँ, मुझको भी कुछ मिलना चाहिए। तो इसलिए वो जुड़ गए जंग में, और एक बार उसमें लग गए तो जैसा वो जंग बढ़ रहा था आगे, उसके पूरे फायदे और पूरा नष्ट अमेरिका पर भी पड़ रहा था। लेकिन इनके समझ में नहीं आया था, क्योंकि अस्त्र किसके पास है? मेरे पास है। और किसकी हिम्मत बनती है कि वो हमारे खिलाफ खड़े हों, हम तो उनको सत्यानाश कर डालेंगे। जैसा कि जून 2025 में हमने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो ईरान में थे उनका हमने सत्यानाश कर दिया, यहाँ तक कि 1000 साल तक ईरान एक न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता है। लेकिन अचानक 6-7 महीने के अंदर वो कहने लगे कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए हमने इजराइल का साथ दिया है। अरे पिछले बार तो आप कह रहे थे कि आपने सत्यानाश कर दिया, और अब आप कह रहे हैं कि आप दोबारा सत्यानाश करेंगे। लेकिन ईरान के पास बम नहीं था, और आयतुल्लाह खamenei ने फतवा निकाला था कि कभी भी किसी भी हालत में न्यूक्लियर बम ईरान में नहीं बनेगा और वो हमारे आर्सेनल में नहीं होगा। इसके बावजूद अमेरिकनों का कहना था कि रहस्य रूप में ये न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में लगे। तो एक तो उन्होंने